दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम चर्चा करते हैं दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण बुधवार 1 नवंबर 2023 की विशेष खबरों के साथ। आज हम जानेंगे पेपर नंबर 3 जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी, पेपर नंबर 2 जो हमारे पॉलिटी सेक्शन से, और पेपर नंबर 2 में ही IR से रिलेटेड सेक्शन, इन सारे खबरों को कवर करेंगे आज हम। तो आइए शुरुआत करते हैं स्पेशल फ्रंट न्यूज के साथ। तो मोदी जी ने कहा है कि तुष्टीकरण करने वालों को नहीं दिखता आतंकवाद। तो आतंकवाद का सबसे पहले हम बता दें कि आतंकवाद का कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन कोई किसी भी जो प्रेशर ग्रुप से है अपने बल के द्वारा बल में जो है साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र के द्वारा किसी राजनीतिक पार्टी, किसी भी संस्था को जान माल की हानि पहुंचाना आतंकवाद के एक एक्टिविटी में आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश की विकास यात्रा में तुष्टीकरण की राजनीति सबसे बड़ी रुकावट है। पिछले कई दशकों में इस बात के गवाह हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को कभी आतंकवाद, उसकी भयावहता और विभत्सता नजर नहीं आती है, और तुष्टीकरण करने वाले मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में एक राजनीतिक धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का तरीका नहीं दिख रहा है, इसलिए वह अपने स्वार्थ व हित साधना के लिए देश की एकता को तोड़ने पर आमादा है। नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में पीएम ने कहा कि देश में देश के प्रथम गृह मंत्री पटेल आंतरिक सुरक्षा को लेकर सतर्क थे। बीते 9 वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां रही हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण दुश्मन पहले की तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लोग आज भी आतंकवाद के उन दिनों को भूले नहीं हैं जब भीड़ में जाने पर मन शंका से भर जाता था। बम धमाकों के बाद की बर्बादी की तस्वीरें और उस दौर की सरकारों की सुस्ती भी हमने देखी है। फिर से उस दौर में देश को ले जाने देना फिर भी फिर से उस देश फिर में फिर से उस दौर में देश को नहीं ले जाने देना है। तुष्टीकरण करने वाले आतंकवादी गतिविधियों की जांच को अनदेखी करते हैं और राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने से बचते हैं। तुष्टीकरण की मानसिकता इतनी खतरनाक है कि वे आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाते हैं। ऐसी सोच न तो देश को और न ही किसी समुदाय को फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने वाला है। विपक्षी गठबंधन INDA के दलों का नाम लिए बिना मोदी ने कहा कि देश की राजनीति में एक बड़ा धड़ ऐसा है जो देश की एकता से अधिक अपने स्वार्थ को सर्वोपरि समझते हैं। ऐसे लोग देश को तोड़कर अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। उनका इशारा विपक्षी दलों की जातीय जनगणना की ओर था। मोदी ने कहा, हम देश की एकता का प्रयास नहीं छोड़ सकते। हम एकदम पीछे नहीं हटा हम अब हम एक कदम भी पीछे नहीं हटाना है। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण है। हमने देश को समृद्धि और विकास बनाना है। तो जो आतंकवाद पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद का सपोर्ट करना, किसी भी राजनीतिक पार्टी को आतंकवाद का सपोर्ट करने के विपक्ष में कहा। तो ये था। उन्होंने बार बार अपने स्पीच में उन्होंने कहते हुए हमने सुना है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, यह देश नहीं झुकने देंगे, ऐसा कुछ स्पीच उन्हें बोलते हैं। विपक्ष का दावा कि फोन हो रहा है, चुनावी बॉन्ड योजना से मिलता है रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार को मिलता है बढ़ावा।
चुनावी बॉन्ड के बारे में बता दें कि चुनावी बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं, वे पत्र होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक चंदा देते हैं। तो चुनावी बॉन्ड जो है इसके थ्रू अगर कोई भी चुनावी पार्टी राजनीतिक पार्टी है जिसको आप चंदा दे रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है आप बॉन्ड में दे रहे हैं, हालांकि उसमें मेंशन 20,000 तक का चंदा देने का है, लेकिन उसमें मेंशन नहीं होगा कि आपको किसने चंदा दिया, क्या किया, इसका नाम उसमें मेंशन नहीं होता है। तो वो बॉन्ड आप एसबीआई बैंक से खरीदते हैं और बैंक जो है उस पैसे को राजनीतिक पार्टी तक पहुंचाती है। तो इससे कैसे रिश्वतखोरी होता है? राजनीतिक दलों को चंदे के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को सुनवाई शुरू की। याचिकाकर्ताओं ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों की चंदा देने वाले कंपनियों के नाम उजागर नहीं किए जाने और उन पर गोपनीयता बनाए रखने का विरोध करते हुए कहा कि योजना से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। याचिकाकर्ताओं ने सूचना के अधिकार की दुहाई देते हुए कहा कि यह जानना नागरिकों का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को किसने चंदा दिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे के कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा कि देखने से पता चलता है कि सत्ताधारी दलों को चुनावी बॉन्ड से ज्यादा चंदा मिला है। उन्होंने कहा कि योजना लोकतंत्र को नष्ट कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी में चुनावी फंडिंग को जटिल मुद्दा कहा। मामले में बुधवार को बहस जारी रहेगी। गैर सरकारी संगठन एडीआर सहित कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं जिनमें चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, सदान फरासत व निजाम पाशा ने बहस की। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस की शुरुआत एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने की। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, बीआर गेवई, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की 5 संविधान पीठ ने सुनवाई कर रही है। तो चुनाव आयोग पेश करेगा 2019 के अंतरिम आदेश पर एकत्रित आंकड़े। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि अदालत ने 12 अप्रैल 2019 को अंतरिम आदेश दिया था जिसके मुताबिक सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले चंदे का सारा ब्यौरा चंदा देने वालों के नाम सहित सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने वकील से कहा कि जब चुनाव आयोग का पक्ष रखने का नंबर आए तो वह उसी सील का बंद लिफाफे का ब्यौरा कोर्ट में पेश करेंगे। आयोग के वकील अमित शर्मा ने कहा कि उनके पास सील बंद लिफाफे का ब्यौरा है और वे कोर्ट को देंगे। तो एक सीरीज मतलब एक कड़ी है भ्रष्टाचार का। कोई भी जो कारपोरेट घराना है उस राजनीतिक पार्टी को अपना चंदा देगी, उस सहयोग देगी चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव के बाद जो है अगर वो रूलिंग पार्टी आती है, कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उसको टेंडर के रूप में कोई वर्क देगी, कोई काम देगी। तो फिर ऐसे भ्रष्टाचार चलते रहता है और एक सीरीज एक कड़ी बना रहता है। तो चुनावी बॉन्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड भ्रष्टाचार का एक जरिया हो सकता है, बनता है। तो इसको पारदर्शी होना चाहिए और आम आदमी के लिए इसको जानने का अधिकार होना चाहिए कि किस पार्टी ने किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। ये जानने का सभी लोगों को अधिकार होना चाहिए। तो ये था हमारे आईआर मतलब जो पॉलिटी से जुड़े मुद्दे। अब नेक्स्ट हम डायरेक्ट पेज, इधर सब राजनीतिक न्यूज है। अब हम डायरेक्ट चल सकते हैं एडिटोरियल पेज पर, जहां भारत की चिंता बढ़ाता चीन। अब भारत जो है लगातार जो है अभी अभी जो सिक्किम के साथ
डायलॉग, उसके बाद रशिया के ज्यादा समीप आते हुए। तो माओ ने 1949 में कम्युनिस्ट हिंसा के माध्यम से चीनी सत्ता पर कब्जा करने से पहले बहुत पहले ही चीन के विस्तारवादी इरादों को जाहिर कर दिया था। उनकी यह घोषणा कि तिब्बत चीन की हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की हाथ की उंगलियां हैं। इस मुट्ठी के बनते पूरे एशिया पर चीन का प्रभुत्व हो जाएगा। माओ के इस मंसूबे के पीछे यही धारणा काम कर रही थी कि एशिया पर जिसका प्रभुत्व होगा वही दुनिया पर राज करेगा। माओ भले ही गुजर गए, लेकिन उनके अनुवर्ती चीनी शासक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। माओ की इस नीति को समझे बिना चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद को हल करने को लेकर बीजिंग की हालिया घोषणा के पीछे की असलियत समझ पाना मुश्किल होगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बीजिंग में चीन और भूटान के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद यह घोषणा कर भारत सरकार को चौंका दिया कि दोनों देश सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमत हो गए हैं और जल्द ही न केवल दोनों के बीच सीमा निर्धारण की बारीकियों को तय हो जाएंगी, बल्कि दोनों देश के बीच औपचारिक स्तर पर कूटनीतिक संबंध स्थापित भी होंगे। चीन ने अपने बयान में भूटानी विदेश मंत्री टांडी दारोजी को भी यह कहते हुए उद्धृत किया कि भूटान वन चाइना नीति का पालन करता है और दोनों देशों के बीच सीमाओं का शीघ्र निर्धारण करने और कूटनीतिक रिश्ते स्थापित करने को तैयार है। सतही तौर पर ये बयान रचनात्मक लगेंगे, लेकिन जो चीन और दक्षिण एशिया के प्रति उसकी नीति को थोड़ा भी समझते हैं, उनके हिसाब से भारत के लिए अनर्थ का संकेत है। यदि भूटान सरकार चीन की बातें मानकर अपनी सीमा क्षेत्र का वह हिस्सा देने को तैयार हो जाती है जिस पर वह आंख गड़ाए हुए हैं, तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सुरक्षा के समक्ष खतरा और कई गुना बढ़ जाएगा। चीन और भूटान के बीच पक रही इस खिचड़ी का भारत के लिए यह निष्कर्ष है कि जिस तरह चीन ने नेपाल और पाकिस्तान को भारत विरोधी ताकतों के लिए अपना उपनिवेश सरीखा बना लिया है, वही हालत अब भूटान की होने वाली है। भूटान की राजधानी थिम्पू में अभी तक भारत के अलावा किसी अन्य देश का दूतावास नहीं है और वह नई दिल्ली में अपने दूतावास और भारत सरकार के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को चलाता रहा है। हाल तक चीन के साथ अपनी बातचीत को भी भूटान सरकार भारत के माध्यम से चलाती थी। पिछले कुछ दिनों से चीन ने भूटान की सीमा से लगने वाले कई इलाकों पर जिसे हेकड़ी के साथ अपना हक जताना शुरू किया है, उससे भूटान भयभीत हुआ और वह चीन के साथ संपर्क साधने को विवश हुआ। चीन और भूटान के बीच जो सहमति बनने की पुष्टि भूटानी विदेश मंत्री ने की, उसके केंद्र में भूटान के वे इलाके हैं जिन पर चीन सौदेबाजी चाहता है। पहले तो चीन का दावा भूटान तिब्बत की उत्तरी सीमा पर जारकुलंग और पसामलुंग तथा पश्चिम में भारत के साथ सिक्किम भूटान सीमा पर लगने वाले डोकलाम पर ही था, लेकिन जून 2020 से चीन ने पूर्वी भूटान के सतारगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर भी अपना दावा ठोक दिया है, जो उसकी सीमा से बहुत दूर है। उसके साथ केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इस बेतुके दावे का सही ठहराने के लिए चीन का दलील है कि अरुणाचल की चीन का हिस्सा है। तो जो चीन का तिब्बत भूटान के समीप आने का एक मेन जो भारत की चिंता है, वो जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। बार बार जो चाइना भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपना नजर जमाए हुए, नजर गड़ाए हुआ है, ताकि अगर भूटान के साथ उसका सीमा विवाद सुलझ जाता है और भूटान अगर उसको अपने क्षेत्र सीमा पर हस्तक्षेप करने के परमिशन देता है, तो वो जरूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है नॉर्थ ईस्ट में इंटर का एक गेट माना जाता है, जो कि बहुत ही सकरा और कम जगह है, जहां से आसानी से
चीनी सेना भारत की एक्टिविटी पर नजर रख सकती है। तो भारत का चिंता जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर ही है, जो कि बहुत ही संवेदनशील जगह है। चीन ने 1919 में पहले दक्षिणी मंगोलिया पर कब्जा किया, उसके बाद 1945 में मंचूरिया पर, 1949 में ईस्ट तुर्किस्तान, शिनजियांग और 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर अपनी सीमाओं को 11 नए देशों के साथ मिलाया, जिसमें भूटान और भारत भी हैं। अपने कुल 14 पड़ोसियों में से 12 देशों के साथ अब उसने अपनी शर्तों पर ऐसे मौकों पर सीमा समझौते किए जब वे कमजोर हालत में थे। उसने जानबूझकर भारत और भूटान के साथ सीमा समझौता नहीं किया। अब भूटान की नाजुक हालत के साथ उसका समझौता और करके चीन भारत को मात देने की फिराक में है। तिब्बत पर कब्जे के बाद से ही उसने भूटान के साथ लगने वाली 477 किलोमीटर सीमा विवादित रहने दिया। भारत को आशंका है कि चीन सरकार भूटान की विशेष रियायत देने का नाम पर उनके उत्तरी इलाकों पर अपना दावा छोड़ने का पेशकश कर सकता है, बशर्ते भूटान सरकार भारत की लगने वाला डोकलाम चीन को सौंप दे। इसी कारण चीन ने डोकलाम पर अपने दावे में वहां से भारतीय सीमा की दिशा में 7 किलोमीटर दूर बतांग दर्रे को भी शामिल कर लिया, जो भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने का वाला एकमात्र 22 किलोमीटर चौड़े गलियारे के सिरे पर स्थित है। भारत की इस पतले नाजुक गलियारे को सामरिक छलकों में चिकन नेक भी कहा जाता है। इन इलाकों पर चीन की गिद्ध दृष्टि 1962 से लगी हुई है। तो वही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या डोकलाम सीमा जो है, जो कि चीन जो है उस पर काफी समय से नजर गड़ाए हुए है। तो भारत का जो भूटान का चीन के साथ जुड़ना भारत के लिए कहीं से कहां तक जो है सही नहीं है, भारत के हित में नहीं है। हैवानियत की नेक्स्ट एडिटोरियल है कि हैवानियत की जानबूझकर अनदेखी करना। तो अभी हाल ही में जो केरल में विस्फोट हुए, उसमें हमास के किसी हमास प्रमुख के द्वारा कॉन्फ्रेंस में अपना जारी किया था एक कॉन्फ्रेंस, जिसमें कहा गया था कि जो यहूदियों और बुलडोजरवादी हिंदुओं का सफाया करके पूरा खात्मा करना। तो ऐसे में ऐसे लोगों के ब्रेन वॉशिंग करना और एक्टिविटी करना भारत के सिक्योरिटी के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसको अनदेखी करना किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए खतरा है। तो इस ऐसे एक्टिविटी को बैन होने चाहिए और ऐसे लोगों को भारत की जो टेक्निकल टीम या फिर प्रसारण मंत्रालय को ऐसे विशेष टेक्नोलॉजी के साथ बैन और इस पर नजर रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में तापीय ऊर्जा के ऊपर इंपॉर्टेंट लेख है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के विकास की सुखद संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में वैश्विक निवेश की दिलचस्पी बढ़ रही है। अमेरिका की एक कंपनी ने उत्तर प्रदेश के भूतापीय ऊर्जा उत्पादन में 820 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। जलवायु परिवर्तन के खतरे के कारण नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भूतापीय ऊर्जा के उपयोग का बदलता परिदृश्य स्वच्छ भविष्य के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। आइसलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे भूतापीय ऊर्जा उपयोग के मामले में अग्रणी है। वहीं ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अनुसार भारत का लद्दाख क्षेत्र देश में सर्वोत्तम भूतापीय संभावनाओं से संपन्न है। देश में भूतापीय क्षेत्रों के खोज और अध्ययन के प्रयास का सिलसिला पिछली सदी के 8वें-9वें दशक में प्रारंभ हुआ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में लगभग 350 गर्म झरनों की खोज की है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2013 में तातापानी में देश का पहला भूतापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। भूतापी ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का एक नवीकरणीय तथा ऊर्जा का एक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूलन और नवीकरणीय स्रोत है, जो ऊर्जा के लिए पृथ्वी के अंदर की प्राकृतिक गर्मी का उपयोग करता है। इस ऊर्जा को दो तरीके से संग्रहित एवं उपयोग किया जा सकता है। एक तरफ इसका प्रत्यक्ष उपयोग कर इमारतों को गर्म करने, ग्रीन हाउस में पौधे उगाने और फसल सुखाने का काम किया जाता है, तो दूसरी तरफ पृथ्वी की गहराई तक ड्रिलिंग करके गर्म चट्टानों में पानी डालकर उससे उत्पन्न भाप को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह सौर व पवन ऊर्जा के विपरीत ऊर्जा उत्पादन के लिए मौसम की स्थिति पर निर्भर नहीं करती। वह सौर व पवन ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में इसके संयंत्र भूमि के बहुत कम टुकड़े पर स्थापित होते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः कुओं या पाइपों के माध्यम से ही प्रयुक्त होते हैं। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन उसके संचालन और रखरखाव पर बहुत कम खर्च आता है। जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की प्रवृत्ति के कारण यह पर्यावरण के अनुकूल है। इससे ग्रह को उतना नुकसान नहीं होता जितना जीवाश्म ईंधन से। कार्बन पदचिह्न कम होने के कारण इस जीवाश्म ईंधन का प्रभावी विकल्प माना जाता है। भूतापीय ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक उसके गर्भ में ऊष्मा की प्राप्ति उस ऊर्जा के लिए की जा सकती है। इस क्षेत्र में पर्याप्त सरकारी निवेश की दरकार है, जिससे इसका लाभ आम जनमानस को प्राप्त हो सके। तो भूतापीय ऊर्जा भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प का एक बढ़िया स्रोत है। इसको इम्प्लीमेंट करके भारत में लद्दाख, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्थानों में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जहाँ इस भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो जीवाश्म ईंधन है उसका एक वैकल्पिक स्रोत बन सकता है। भारत का जो नेट जीरो लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा पेपर एनालिसिस, जो था हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आई होप कि आपको समझ आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा क्या कमी है और कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि हम आपके कमेंट से ही हम अपने आप को सुधार सकते हैं। और अपनी जो सीरीज है, एक मदद के तौर पर शुरू किया गया सीरीज, जो कि हम अपने साथ साथ अपने दोस्तों के लिए जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए हेल्प हो, इसलिए शुरुआत किया गया है शुरुआती तौर पर। तो आप सभी का भरपूर सहयोग की आशा है। आप जरूर सहयोग करिएगा, कमेंट में बताइएगा, शेयर करिएगा और शेयर करके कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत